शाम के 4 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज जो स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल, विपक्ष का बवाल। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में पहाड़ वासियों को लगातार मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और आलम यह है कि डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली बीजेपी के राज में भी ये संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल उत्तराखंड के टिहरी और चकराता से दुखी करने और सरकार के दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। पहले टिहरी जनपद की बात की जाए तो यहाँ प्रतापनगर में चौड़ लंबा गांव सीएससी अस्पताल का एक वीडियो सामने आया जो सवाल उठा रहा है। जहां दर्द से एक महिला करा रही है, लेकिन अस्पताल में महिला को उपचार देने वाला एक भी स्टाफ मौजूद नहीं है। पीड़िता के तीमारदार ने वीडियो बनाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलकर रख दी है। वहीं इस मामले की टिहरी जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जांच कराई गई और जांच में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से इन सभी आरोपों का खंडन किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अस्पताल का स्टाफ अस्पताल के प्रथम तल में महिला मरीज के उपचार में व्यस्त था। दूसरी तस्वीर चकराता से सामने आई, जहां चकराता के उदावा गांव की है। सड़क ना होने की वजह से बीमार बुजुर्ग को ग्रामीण डंडी कंडी पर लादकर 9 किलोमीटर तक पैदल चले। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाले 70 वर्षीय कडिया भारती की अचानक तबीयत खराब हो गई। गांव में सड़क ना होने से बीमार बुजुर्ग को डंडी कंडी के सहारे बर्फीले रास्ते से होकर ग्रामीण किसी तरह उप जिला चिकित्सालय विकासनगर लेकर पहुंचे, लेकिन बुजुर्ग की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई, दम तोड़ दिया। चिकित्सकों की माने तो बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई, जिस वजह से उन्हें समय से इलाज नहीं मिल पाया। राज्य में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब पहाड़ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त होंगी यहाँ की। और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों की बदहाल स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था से पलायन लगातार बढ़ रहा है। वहीं पहाड़ों में रहने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के टिहरी और चकराता में देखने को मिला, जहां टिहरी के प्रतापनगर में चौड़ लंब गांव सीएचसी अस्पताल का एक वीडियो सामने आया, जहां दर्द से एक महिला कराह रही है, लेकिन अस्पताल में महिला को उपचार देने वाला एक भी स्टाफ मौजूद नहीं है। पीड़िता के तीमारदार ने वीडियो बनाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। दूसरी ओर चकराता के उदावा गांव में सड़क न होने की वजह से बीमार बुजुर्ग को ग्रामीण डंडी कंडी पर लादकर 9 किलोमीटर तक पैदल चले, लेकिन अस्पताल में भर्ती करते ही अगले ही दिन बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों की माने तो बुजुर्ग को समय से इलाज नहीं मिल पाया। राज्य में अब बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। उत्तराखंडी होने के नाते हम सबके लिए डूब मरने जैसा है। अगर हम 23 साल के उत्तराखंड गठन के बावजूद भी अपनी मातृ शक्ति को न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं दे पा रहे हैं। प्रसव के समय कहा जाता है कि केवल बच्चे का ही नहीं, माँ का भी पुनर्जन्म होता है। ऐसे में अगर हमारे अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो फिर मुझे लगता है मुख्यमंत्री के ये सारे कार्यक्रम जो ईजा, बेड़ी, बेटी, बुआरी, महिला सम्मान, नारी शक्ति वंदन और महिला सशक्तिकरण की जो बड़ी बड़ी डींगे वो हाँक रहे हैं, वो सब धत्ता साबित होती हैं। उनको वस्तु स्थिति देखनी चाहिए, धरातल पर देखना चाहिए कि उन्होंने आज उत्तराखंड का क्या हाल कर दिया। देखिए, जहाँ पे जिस प्रकार की परिस्थिति है उसमें भी हमने ऐसे जहाँ पे दुर्गम स्थान है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे हमने डोला पालकी की भी व्यवस्था की गई है। और सभी लोग जितने भी हमारी आशा बहनें हैं, हमारे वहाँ पे जो भी स्टाफ है हेल्थ का, सभी लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और कहीं पे अगर ऐसी स्थिति आती है तो उनके लिए भी है, जहाँ पे नहीं सड़क गई है या 1-2 मकान बहुत दूर है, तो वहाँ पे पालकी की व्यवस्था रहती है। लेकिन ये है कि समय से सूचना मिल जाए।
आपको बता दें कि राज्य को बने 23 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी पहाड़ वासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। पलायन आयोग की रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, जबकि 2018 से पहले तक ये आंकड़ा 138 था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में वर्ष 2008 से 2018 के बीच कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया, जबकि पलायन आयोग के गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 वर्षों में ही ये आंकड़ा करीब 3,35,841 पहुंच गया है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। बहुत बुरी हालात हैं। 6-7 साल हो गए बीजेपी को शासन में, और लगातार कोरोना का टाइम हमने देखा, उसमें पूरी तरह फेलियर रहा। और अभी भी आप देखिए, दून हॉस्पिटल जैसे अस्पताल में रात भर डॉक्टर ना मिले और मरीज मर जाए, वो आपने अभी हफ्ते भर पहले देखा है। चक्राता की वैसी घटना है। हमारे रानीखेत में जो गैरसैंण तक के एरिया को देखता है, वहाँ डॉक्टर्स की कमी, लगभग पर्वतीय क्षेत्र डॉक्टर विहीन है, स्पेशलिस्ट नहीं है। और उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य की हालात है वो बहुत ख़राब है और दिन प्रतिदिन बदतर हो रही है। देखिए, आज जो राज्य का गठन है उसको 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 24वां वर्ष अब शुरू होता है। आप ये बताइए, 22 से 23 वर्ष में जब राज्य बना था तो उस समय में एक पलायन की नीति बनी थी, पलायन आयोग बना था। उसको लेकर के अभी तक जो भी सरकार रही हो, चाहे पूर्व की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार रही हो, उन्होंने कोई ठोस नीति तैयार नहीं की। और पलायन होने का मेन मकसद है, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर रोजगार की सुविधाएं नहीं है। मूलभूत सुविधाएं अगर मुझे उपलब्ध होंगी तो मैं क्यों पलायन करूँगा। कुल मिलाकर राज्य गठन के 23 साल बाद भी पहाड़ वासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये चिंता की बात है कि मौजूदा डबल इंजन की सरकार में भी लोग बेहतर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति कठिन है और ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक पहाड़ वासियों की समस्याओं का समाधान सरकार कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो आज देवभूमि के दंगल में ऐसे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र विकास से क्यों महरूम है। इस मुद्दे को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि 23 साल गठित किए हुए इस राज्य को हो गया। उत्तराखंड का अगर जिक्र करें, और 23 सालों के बाद भी और हर रोज जिस तरीके से 230 लोग पलायन करने को मजबूर हैं, पलायन कर रहे हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है पलायन आयोग की, रिपोर्ट के आधार पर अगर बात की जाए तो ये वाकई एक चिंता का विषय हो जाता है कि आखिर विकास किस जगह और किस तरह से किया जा रहा है कि अभी भी पलायन में रोकथाम नहीं लग पा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। कमलेश रमन जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश रस्तोगी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विपिन खन्ना जी, आप प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही पीसी थपलियाल जी, यूकेडी के वरिष्ठ नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सोशल एक्टिविस्ट भी जुड़े हुए हैं, उदित घेलडियाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं उदित जी से आज करेंगे, इसके बाद सत्ताधारी दल जो हमारे इस चर्चा में शामिल हैं उनसे प्रतिक्रिया लेंगे और वजह जानने की भी कोशिश करेंगे। उदित जी, शुरुआत आज आपसे, क्योंकि उत्तराखंड राज्य को 23 साल हो चुका है। लगातार आपने देखा होगा जो सत्ता पक्ष है उसके जो बड़े बड़े दावे निकलकर सामने आते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बावजूद इसके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो क्यों विकास से दूर हैं और क्यों पलायन इतनी तेजी के साथ जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं बढ़ रहा है, क्या वजह देख पा रहे हैं? उदित जी, जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं जी। अगर हम लोग पीछे जाते हैं, 24 साल पहले जाते हैं, तो जैसे कि हम लोग आज भी कहते हैं कि भौगोलिक परिस्थिति बहुत है, खराब है और टफ है,
विषम परिस्थितियां हैं पहाड़ की, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन आप जब 24 साल पहले जाते हैं उत्तर प्रदेश के समय, तो सारे सीएचसी और पीएचसी संपूर्ण डॉक्टरों से फुल रहते थे। उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता थी कि जो डॉक्टर उत्तर प्रदेश में आएगा वो पहाड़ पे पहले जाएगा। तो आप चाहे चमोली जाइए, चाहे पिथौरागढ़ जाइए और 24 साल पुराना रिकॉर्ड उठा के देखें तो वहां पर स्टाफ नर्स से लेके सब कुछ, हर तरह के डॉक्टर उपलब्ध थे। जो सीएचसी थे उन पे भी एक्सपर्ट्स थे। आज की स्थिति ये हो गई है कि अल्मोड़ा में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है, श्रीनगर में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है, और देहरादून जिले में, कि देहरादून जिला नहीं, देहरादून शहर, मतलब मैं सिटी लिमिट में कहूंगा तो 6 मेडिकल कॉलेज हैं। आप ये समझिए, 6 मेडिकल कॉलेज सिटी लिमिट्स में, जिसमें 2 सरकारी हैं और 4 प्राइवेट हैं। एक अल्मोड़ा में है, एक हल्द्वानी में है और एक श्रीनगर में है। फिर भी इतनी परेशानियां क्यों हो रही हैं? क्या हम डॉक्टरों को नहीं भेज पा रहे? क्या हम एक्सपर्ट नहीं भेज पा रहे? कहीं कमी एक ही सरकार नहीं, सभी में है। ये हम बार बार, हम लोग कहीं ना कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। आप उदाहरण पिछला ले लीजिए उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल। जब उस समय में ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, उस समय में अगर ये हॉस्पिटल का आप चेक कर ले तो ये संपूर्ण इनका पूरा स्टाफ रहा होगा। लेकिन वर्तमान में हम बार बार ये नहीं कह सकते कि भौगोलिक परिस्थिति खराब है हमारी या विषम परिस्थितियां हैं तो उसके वजह से, हाँ है, वो कठिनाइयां हैं, सड़कों का अभाव है, हर जगह नहीं, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, हर जगह ऐसा नहीं है। मौजूदा तो हमारे सत्ता यहाँ पक्ष क्यों अगर नहीं आज जिम्मेदार है तो पूर्ववर्ती सरकारें भी इसके लिए जिम्मेदार रहीं। अगर स्थिति यहाँ की देखी जाए और आकलन किया जाए, कितना कुछ बदलाव आया, ये भी हमारे जो राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं उनसे जानेंगे, प्रतिक्रिया साझा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं राजेश रस्तोगी जी का। राजेश जी, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि देखा जाए कांग्रेस भी सत्ता में रही है, 23 साल गठित हुए हो गए उत्तराखंड को, और इसके बावजूद भी जो है स्थितियां खराब होती हुई चली जा रही हैं। विकास हो रहा है, विकास के बड़े बड़े दावे नजर आ रहे हैं। कहां पर और किस तरीके से विकास किया जा रहा है कि ना तो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो भी बदहाल नजर आ रही हैं, सड़कें हैं वो भी बदहाल नजर आ रही हैं, पलायन करने को लोग मजबूर हैं। 230 लोग अगर हर रोज पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन करते हैं तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। राजेश जी अनम्यूट करिएगा। राजेश जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए राजेश जी आपका रुख करेंगे क्योंकि आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, विपिन खन्ना जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस तस्वीर को लेकर, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं पलायन को लेकर और स्वास्थ्य बदहाली को लेकर। क्या वजह, क्यों अभी तक विकास या जो स्टाफ की कमी निकलकर सामने आ रही है उसकी भरपाई या वो पूरी नहीं हो पाई? विपिन खन्ना जी। है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है क्योंकि उत्तराखंड को बने 23 साल हो चुके हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि दुर्लभ स्थान है पहाड़ का या भौगोलिक परिस्थिति खराब है, तो जो भौगोलिक परिस्थिति खराब थी इसी कारण उत्तराखंड को अलग राज्य की मांग उठी थी। बिल्कुल, अलग राज्य की मांग इसीलिए उठाई गई थी कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हों, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहाल हो, यहाँ पर रोजगार हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, यही सब डिमांड थी जो अलग राज्य मांगा गया। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज 23 साल के बाद भी स्थितियां जस की तस हैं। यहाँ तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद से भी हम ये तस्वीरें देख चुके हैं कि चारपाई पर उठाकर एक मरीज को लाया जाता है, उसको हॉस्पिटल नहीं मिलता, उसके पास सड़क जाने के लिए नहीं है, बिजली पानी स्वास्थ्य की तो बात बहुत दूर की है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है मजारें तोड़ने के बाद
हॉस्पिटल बन जाए, लेकिन बन नहीं पाए। उसके बाद हमने सोचा कि हो सकता है यूसीसी लागू होने के बाद ये सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें नहीं हो पाई। घर घर दुकानें खोलकर शराब तो उत्तराखंड की सरकार दे रही है पहाड़ों पर, लेकिन सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मामले में ये फिसड्डी साबित हो रहे हैं, क्योंकि 6 से 7 साल इनको हो चुके हैं सरकार ठीक में है आए हुए। विपिन जी, अगर आप विपिन खन्ना इनसे जी, सड़क की आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि टिहरी और चक्राता की जो तस्वीर सामने आई है उसको लेकर आप बखूबी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन 23 साल बहुत होता है और 23 सालों में सरकारें बदली हैं, कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? आज भी विकास नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस ने अगर विकास नहीं किया और कांग्रेस ने अगर सुविधाएं नहीं दी तो उसकी सजा जनता ने कांग्रेस को दे दी। 2 बार सत्ता से बाहर कांग्रेस रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर चिल्ला चिल्ला कर ये कहती है कि हमने पहाड़ों पर विकास किया है, अगर सड़क के नाम पर इनसे अगर हम बात करें तो ये नेशनल हाईवे गिनाते हैं, ये पहाड़ की सड़कें नहीं गिनाते हैं। ये कहते हैं हमने नेशनल हाईवे बना दिए, देखिए दिल्ली से और यहाँ की दूरी 2 से 3 घंटे की हो चुकी है। लेकिन अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ पर ये विकास के नाम पे शराब की दुकानें तो खोल रहे हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोजगार, सड़क, इनके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये तस्वीरें आज 23 साल के बाद और 8 साल के शासन के बाद भी सामने आ रही है। चलिए कमलेश रमन जी से जवाब ले लेते हैं। कमलेश रमन जी से पहले हम पेशी थपलियाल जी का रुख करेंगे। पेशी थपलियाल जी, देखा जाए आप वरिष्ठ नेता यूकेडी के और क्षेत्रीय बहुत मजबूत पार्टी कह सकते हैं और बखूबी जो जानकारी है यहाँ की स्थितियों को लेकर वो भी बहुत है, तो ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं या हर रोज जो पलायन हो रहा है पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर, विकास की बात सत्ता पक्ष की तरफ से निकलकर सामने आती है और बड़े बड़े दावे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और। जिम्मेदार कौन? हमारे जो राज्य में जो नेतृत्व प्रदान किया गया है इन पार्टियों के द्वारा, वो एक बौना नेतृत्व जो कि बड़ा ही हम महसूस कर रहे हैं कि अभागा उत्तराखंड को एक विजनरी नेता नहीं मिला जो कि इन तमाम चीजों को समझते हुए राज्य की विकास की एक नई गाथा गढ़ता, वो हमें नहीं मिला। हमें ये मिले जो हराए हुए, जिनको हमने हराया उनको इन्होंने दोबारा जिताकर माफियों के द्वारा और हमारे ऊपर थोपा गया। अब वो नाच रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि देखो बहुत सही ढंग से विपिन खन्ना जी ने कहा कि कांग्रेस को सजा दे दी है जनता ने, लेकिन जो उछल कूद करके हमें दिग्भ्रमित करते हैं, डबल इंजन कह के इनके प्रधानमंत्री से लेकर और बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ पे आकर, उनको क्या होता है जब उनको ये नहीं दिखाई देता कि इवन राजधानी का इशू देखिए आप, कोई भी मामला राजधानी का नहीं हल कर पाए, स्वास्थ्य का नहीं हल कर पाए, शिक्षा का नहीं कर पाए, रोजगार नहीं दे पाए, ये तो हमारे लिए बोझ बन गए हैं। और बोझ बनकर ये ऐसे माफियों के साथ मिलकर मेरे संसाधनों को लूट रहे हैं कि हम विवश होकर इनको देखने में मजबूर हो गए हैं। हम दूसरी ओर अगर ये बोलते हैं कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं प्रदान की जा सकती, तो इन अंधों को ये देखना चाहिए कि मंगला माता हंस फाउंडेशन किस तरह से स्वास्थ्य पहाड़ों को दे रही है। आज मेरा एरिया, मेरा क्षेत्र पूरी तौर से सतपुरी में जो मंगला माता द्वारा स्टेलिस हॉस्पिटल है उस पर डिपेंड है। हम देखते हैं कि हमारे जो सीमाओं में फौजी हैं, सीमा आईटीबीपी यहाँ पे है, फौज सीमा में है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं कैसे आर्मी दे रही है, इन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा। इन लोगों को एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स जो फौज का है, उस फौज को ये अपने जो मानव संसाधन को, उसको भी ये यूज नहीं कर पा रहे। हमारे पास इतने लोग हैं जो मेडिकल साइड से घरों में बैठे हुए हैं रिटायरमेंट के बाद, उनको भी यूज नहीं कर पा रहे। यानी इन मंदबुद्धि वाले जो लोग हैं ये हमारे भाग्य विधाता बन गए हैं और ये केवल जो दिल्ली जिस तरह से इनको नचा रही है। अब दिल्ली में हमें बड़ा अचंभा होता है कि दिल्ली का नेतृत्व क्यों इनको इतने सिर पे बिठाया हुआ है और क्यों इनका ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे।
तो ये बहुत बड़ी गंभीर इशू आ गया है और जनता निश्चित रूप से इस बात को अब समझेगी। और जो इन्होंने धर्म की अफीम हमें खिला रखी है, जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बखूबी से कह रहे थे कि यूसीसी लाए बेशर्मी से, एक पहला राज्य और वो तमाम टीवी चैनलों में दिल्ली में मुख्यमंत्री नाच रहा है, लेकिन शर्म नहीं आ रही कि इसी राज्य में आज हाहाकार मचा हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और किस तरह से महंगाई की मार झेल रहे हैं। राजधानी के बारे में कोई चिंता ही नहीं है, नहीं जा रहे, हमें ठंड लग रही है साहब, हम ग्रीष्मकालीन राजधानी में नहीं जाएंगे। अब क्यों घोषित किया तुमने ग्रीष्मकालीन राजधानी? क्यों इस गरीब राज्य को तुम इतना बड़ा बोझ डाले कि तुम तो राजा महाराजा बन के हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हो, और वहां पे जो हमारे जनता है वो जनता तड़प तड़प के मजबूर है खाली हॉस्पिटलों में मरने के लिए। तो इस इन तमाम सवालों को अगर नहीं होगा, सवाल तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता से लेंगे कमलेश रमन जी से, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है और ब्रेक से वापस आएंगे तो इन सभी सवालों के जवाब लेंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये सवाल वाकई बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना वक्त सत्ता परिवर्तन हो गया लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो जस की तस यहाँ पर नजर आ रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, सड़क बदहाल है, तो आखिर कब होगा विकास, ये महत्वपूर्ण सवाल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड को अलग राज्य इस लिहाज से बनाया गया और कि एक समुचित समग्र विकास हो। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो विकास से अभी भी कोसों दूर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि सबका साथ सबका विकास, तो आखिर फिर ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? क्योंकि विपक्ष के कई गंभीर आरोप। साथ ही हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं आरआरपी से। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका भी रुक कर लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मुद्दे को लेकर। शिव प्रसाद जी, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पलायन तेजी के साथ बढ़ रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे सड़कों की बदहाल तस्वीर की बात करें या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की, क्या वजह देख पा रहे हैं? ये इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर जो भी इस स्वास्थ्य विभाग में अभी तक जो भी मिनिस्टर रहे हों, चाहे तिलकराज बेहड़ जी रहे हों, चाहे चिकित्सा शिक्षा में हरक सिंह रावत जी रहे हों या वर्तमान में धन सिंह जी हों, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी विधानसभाओं पे ही रहता है। और ये कभी यहाँ के मिनिस्टर कभी भी पूरे राज्य के मिनिस्टर बन ही नहीं पाए। इनका बस अपनी विधानसभाओं में होने के कारण क्या हुआ है, और दूसरी पार्टियों की सरकारें कई बार भाजपा की है, फिर कांग्रेस की है, या कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस वाले भाजपा में आ गए। इन सब चीजों के कारण क्या हो गया कि जो प्रोजेक्ट्स एक राज्य के लिए ये अपने कार्यकाल में शुरू करते हैं, वो दूसरे मिनिस्टर के बन जाने से या दूसरी पार्टी की सरकार आने के बाद वो पुराने वाले प्रोजेक्ट तो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। उसके बाद नई कवायद शुरू होती है। हर एक की अपनी क्या, उनको खुद से क्या फायदा हो सकता है, उस पे ही ये सारी चीजों को फोकस रहता है। तिलकराज बेहड़ जी ने अपने टाइम पे अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जैसे वो हटे मंत्री पद से वैसी वो ढक्कन हो गया, पूरे 10-15 सालों तक वो बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में रहा। हरक सिंह रावत उन्होंने अपने कोटद्वार में करी, मतलब जिसकी जहां विधानसभा है वो अपने यहाँ पे फोकस करता है। अभी धन सिंह जी हैं, इनके विधानसभा पे फोकस है। इनके विधानसभा के कोई आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी होंगे तो जैसे बेस हॉस्पिटल श्रीनगर है, उन्होंने वहां के जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग, वो तो उन्होंने अपने परमानेंट कर दिया, उन सबका समायोजन कर दिया। बाकी जो लोग हैं वो अपना कुछ भी करते रहे, उनसे कोई मतलब नहीं है। कल कोविड-19 कर्मचारियों का मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव है कल 11 बजे से आखिर, और वो हर बार बोलते हैं कि साहब ये हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। यही हालत जो है स्वास्थ्य केंद्रों के उच्चीकरण को लेकर के है। आप अभी कुछ दिन पहले एक लिस्ट सरकार ने जारी की कि किन किन स्वास्थ्य केंद्रों का, उपकेंद्रों का, सीएससी पीएससी का उच्चीकरण होगा। उसपे राजनीतिक झलक ठीक मतलब साफ साफ दिखती है। जो भी स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र हैं या जो भी मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र हैं, उनका तो उच्चीकरण होगा। बाकियों के उच्चीकरण की मांग आप ये लगा लीजिए मैम कि हरीश रावत जी की सरकार रही हो, एनडी तिवारी जी की सरकार रही हो, तब से लेकर के अभी तक के ऐसे तमाम स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनके लिए बार बार ये सैंक्शन होता रहा, बार बार फाइलें चलती रही कि साहब इसकी जनसंख्या इतनी हो गई है, पूरी आबादी के क्षेत्रों का वो जो मानक है वो सब कुछ पूरा करता है, दूर दूर तक कोई ऐसा हॉस्पिटल दोबारा दूसरा नहीं है। वो सब का सब जो है राजनीति की भेंट चढ़ जाता है।
हर बार फाइलें चलती, मतलब अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सचिवालय में जो फाइल एक बार चलती है, अगर दूसरे मंत्री और मुख्यमंत्री या सरकार बदलने पे उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो मैं कह रहा हूँ कि सचिवालयों का काम 1/4 से भी कम हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि ये बेचारे मीटिंग सीटिंग और ईटिंग में ही व्यस्त रहते हैं, क्योंकि तब तक कोई दूसरा बदल जाता है, आधे कार्यकाल में कोई दूसरा मुख्यमंत्री आ जाता है, सीएम को खुद पता नहीं होता कि वो गैर चैनल में सत्र चला रहे हैं और उनको 20 सत्र से बोल दिया जाता है कि आप वापस आ जाओ, आपका कार्यकाल दाना पानी उठ चुका है। तो इस तरीके की जो मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं लोगों की, और जिस तरीके से सिर्फ अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं, उसके कारण ये सारी स्वास्थ्य परियोजनाएं भेंट चढ़ी है। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, डोईवाला विधानसभा में एक हॉस्पिटल है, डोईवाला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके लिए हरीश रावत जी, विजय बहुगुणा जी के टाइम पे 850 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे कि भाई इसका उच्चीकरण होना है और इसको बिल्कुल संयुक्त चिकित्सालय और ये सब चीजें होनी है। लेकिन जो पैसा जा चुका था मैम सचिवालय से, आप देखिए कितने विडंबना है, जो पैसा सचिवालय से जा चुका था, जैसे ही त्रिवेंद्र रावत जी बने, इन्होंने वो स्वास्थ्य केंद्र उठा करके जो है हिमालयन हॉस्पिटल को जो है प्रो बोनो एग्रीमेंट करवा दिया हिमालयन हॉस्पिटल के साथ, और वो जो पैसा गया हुआ था वो वापिस आ गया। फिर काफी समाज सेवियों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने भी वहां पे 47 दिन तक धरना दिया, 47 दिन तक आंदोलन किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो एग्रीमेंट तो खत्म हो गया वो, लेकिन उस हॉस्पिटल को आज तक सिर्फ स्टाफ इसलिए नहीं दिया गया कि वो जो वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधायक के रूप में रहे हों या जो वर्तमान विधायक रहे हों, उनके वर्तमान सरकार से बनती नहीं है। अब आज तक जो है उस हॉस्पिटल में जो है जो स्टाफ हटा था वो स्टाफ दोबारा नहीं दिया गया। तो मतलब अगर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का स्टाफ दिया जाना, उनके उच्चीकरण की व्यवस्था किया जाना, और या फिर जो अन्य सुविधाएं उनकी होनी है वो सब करने के लिए, अगर या नए कुछ केंद्र खोलने के लिए या मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अगर सीधे सीधे राजनीति होगी और इसके अलावा जो मानक है उनको दरकिनार किया जाएगा, तो फिर राज्य की जनता को ऐसे भुगतती रहेगी ना कि है वो विकास से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं, कमलेश रमन जी, आपका रुख कर लेते हैं। आखिर क्योंकि कई अहम सवाल विपक्षी दलों ने भी पूछे, आपने बखूबी सुना होगा, और अभी शिव प्रसाद जी ने बेहद महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया। भाई विधायक जब अपने अपने क्षेत्र का ही विकास करेंगे तो समग्र विकास कैसे संभव है? कमलेश जी। जी जी जी, नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं जी जी। बिल्कुल, देखिए मैंने अभी सभी का सुना भी और लगा भी कि वाकई ये प्रदेश जो हमने बनाया था, मातृशक्ति ने जो बनाया था, इसलिए बनाया था कि हम लोगों को यहाँ पर पूर्ण तरीके से सुविधाएं मिले और हमारे इस प्रदेश का पलायन रुके। और उसी पलायन को रोकने के लिए बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से भाजपा की सरकार काम भी कर रही है। चाहे इन्वेस्टर समिट के जरिए युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे मातृशक्ति को समूहों के द्वारा उनको लोन प्रोवाइड करा के बिना किसी ब्याज के, जीरो ब्याज के उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, चाहे पहाड़ों में दूरस्थ क्षेत्रों तक सड़क पहुंचाने की बात हो, हर तरीके से सरकार अपने काम को अंजाम देने का काम कर रही है। कैसे कर रही है कमलेश जी? एक वीडियो अभी मैंने देखा था, जिस वीडियो में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के काफी सारे आरोप भी लगे हैं। कमलेश जी, ये आरोप और आरोपों के साथ जो ये तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से एक बुजुर्ग के इलाज के अभाव में मौत हो जाती है, टेहरी और चक्राता की ये तस्वीरें सामने आई हैं, मौजूदा वक्त की ये तस्वीरें हैं जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा सड़कें जो हैं वो पहाड़ तक अच्छी खासी विकास हो रहा है और बन रही है, कैसे और कहां पर? बिल्कुल, आरोप देखिए, जब सरकार होती है काम में कहीं कोई कमी होती है तो आरोप भी लगते हैं, और उन आरोपों को ध्यान में रखते हुए सरकार को उस पर अमल भी करना होता है और दूसरे अच्छे काम भी करने होते हैं। उसी तरीके से अगर कहीं कुछ त्रुटियां कहीं दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों में पाई जाती है तो ये सरकार का कर्तव्य है कि अगर वहां पर इस तरह की कोई घटना घटी है कि किसी को इलाज नहीं मिला, इलाज के कारण उसके साथ कोई घटना घट जाती है, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ जांच भी होगी और उनके खिलाफ जो है न्यायिक व्यवस्था भी है। दूसरी बात, अस्पताल में 2-2:30 बजे के करीब जब कोई व्यक्ति वहां पहुंचा तो वो हो सकता है जो कमलेश जी, जब कोई घटना घट जाती है, न्यायिक व्यवस्था आपने कहा जांच भी होगी, लेकिन ये नौबत ना आए इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं? सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं कमलेश जी, जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, विपक्ष का ये कहना है कि यहाँ की स्थिति जो है अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी है,
राष्ट्रपति देखिए, शासन विपक्ष के लगा पास देना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए तो है नहीं, बस इस तरह के मुद्दे ला करके वो अपने आप को चर्चाओं में लाना चाहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ कि 2017 में आपको मैं बताना चाहती हूँ, डॉक्टरों की संख्या केवल 1100 थी और मैं ये केवल 22 का आंकड़ा दे रही हूँ, अभी 23 और 24 का मैंने आंकड़ा नहीं दिया आपको। और इस समय 22 में जो है 2360 डॉक्टर हैं इस वक्त। ऑक्सीजन जो सिलेंडर जो हमारे प्लांट लगे थे वो केवल एक था, आज 87 है पूरे उसमें। आइसोलेशन जो बेड है हमारे पहले 1200 थे, आज 27,186 है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? सरकार कहीं ना कहीं काम तो करती रहती है ना। आईसीयू हमारे 13 थे, केवल 13 थे, आज 1665 55 के करीब है। आपका वेंटिलेटर हमारे पास केवल 116 थे और आज 1016 है। ऐसे हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे 275 थे, आज 9838 है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ केवल आपसे कि जो परिस्थितियां जो स्थितियां जिस वक्त की होती हैं, सरकारें उसको देखते हुए आगे और कमलेश अच्छा जी, बेहतर काम करने के कमलेश लिए जी, कटिबद्ध है। पलायन और आयोग की जो वचनबद्ध है। रिपोर्ट भाजपा सामने की आई है सरकार 2008 से लेकर 2018 तक के लिए भी स्वास्थ्य जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, कमलेश जी इस पर गौर करिए। 2008 से 18 तक जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें अब देखा जाए कमतरी देखने को नहीं मिल रही है, उन आंकड़ों में कमी देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि पलायन और तेजी से बढ़ रहा है। 2018 और 2022 का आंकड़ा उठा लीजिए आप, तो इसमें कमी आनी चाहिए थी। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से पहाड़ों का विकास किया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं, और रीजन जो पलायन का नजर आया है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, सड़क बदहाल हैं, ये बेरोजगारी, ये अहम बेसिक जो चीजें हैं जो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए व्यवस्थाएं, उन्हीं में कमी देखने को मिल रही है। इसी का थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी। देखिए, पहले डॉक्टर पहाड़ों में जाने से कतराते थे, पहाड़ों में नहीं जाते थे, नर्सें नहीं जाती थी। आज पहाड़ों में बिल्कुल उनसे बॉन्ड भरा करके पहाड़ों में भेजा जाता है, डॉक्टरों को भेजा जाता है, अस्पतालों में सुविधाएं देने की पूरी कोशिश हो रही। पहले हमारी जो अल्ट्रासाउंड मशीनें थी, एक्सरे मशीनें थी, धूल फाकती रहती थी, खराब पड़ी रहती थी। आज कम से कम हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सही दुरुस्त है। आज मरीज अस्पतालों में अपना इलाज सही तरीके से करवा पा रहे हैं। हाँ, मैं ये बात जरूर मानती हूँ कि जो दूरस्थ हमारे इलाके हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर डॉक्टर्स की कहीं ना कहीं कमी आती है, उसके लिए भी सरकार वचनबद्ध तरीके से अपना काम कर रही है, डॉक्टरों को वहां पहुंचाने का काम कर रही है, सुविधाएं देने का काम कर रही है। तमाम ये ऐसी सारी चीजें हैं जो सरकार चाहती, क्योंकि वो तो नहीं चाहेगी कि प्रदेश की जनता का अहित हो, वो तो नहीं चाहेगी कि किसी भी मरीज के खिलाफ मरीज को अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिले और उसकी वहां कोई ना कोई घटना ऐसी घट जाए। सरकार तो ये चाहेगी। ठीक है अच्छा से कमलेश अच्छा, जी, बेहतर से एक सवाल का बेहतर जवाब इलाज आपने नहीं हमारे दिया। प्रदेश हालांकि की सत्ता जनता पक्ष को मिले, तो अक्सर सरकार इसको कर रही अपनी है। पार्टी का बचाव, और क्योंकि प्रतिनिधित्व कर रहे हो तो बचाव तो करेंगी ही। नहीं, देखिए, बचाव करना इसमें एक बचाव नहीं है, ठीक इसमें है, बचाव नहीं है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं कमलेश जी, तो स्थिति ये आनी नहीं चाहिए जिस तरीके से इलाज के अभाव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, इसके बाद जांच होगी लेकिन जान चली गई, उसका जिम्मेदार किसे माना जाए? उन अव्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना सत्ता पक्ष की एक जिम्मेदारी है। आपने कहा पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से अब जो है डॉक्टर्स भी पहुंच रहे हैं पहाड़ी इलाके में। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं। कांग्रेस अपनी विधानसभा अगर क्षेत्रों का जिक्र करें तो यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं, जो विधायक हैं, अपना अपना क्षेत्र संभालेंगे तो समग्र विकास कैसे होगा? ये सवाल मेरा आपसे था कमलेश जी, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि विधायक है तो सिर्फ अपना क्षेत्र देखेंगे। मंत्री को पूरे प्रदेश देखना होता है और पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी मंत्री की होती है, वो किसी की भी सरकार होती है। कि आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उस कार्य को किया जाता है तो उसमें सभी की सहभागिता होती है, सभी को सहयोग भी करना चाहिए। और मंत्री का पूरा फर्ज बनता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार इस वक्त है, मंत्री पूरे प्रदेश को देख रहे हैं। मंत्री ना देखते इस समय, अगर स्वास्थ्य मंत्री ना देखते तो क्या वो यहाँ दून हॉस्पिटल में जो आपका हमारे 785 बेड थे, आज क्या 1345 बेड हो जाते? क्या यहाँ पर सुविधाएं मिल रही है, क्या वो सुविधाएं पहले थी इस तरीके की जो अन्य अस्पतालों में सुविधाएं मिल रही है? मंत्री हर जगह जा रहे हैं और हर जगह देख रहे हैं। उनका कर्तव्य है, क्योंकि सरकार को जनता ने चुना है और जनता के प्रति सरकार का बाकायदा संकल्प है कि वो जनता को बेहतर सुविधाएं दे सके, बेहतर शिक्षा दे सके, बेहतर स्वास्थ्य दे सके। ये तमाम ऐसी चीजें होती है जो जनता के अधिकार है। जनता पे कोई एहसान नहीं करता, ना सरकार एहसान करती है ना मंत्री एहसान करते हैं।
तमाम जो जनता वोट देती है उसका अधिकार बनता है कि वो तमाम वो सुविधाएं प्रोवाइड कराए सरकारों को, और वो हो भी रही है। ऐसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं पहले भी घटी है, ये कोई नई घटना तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप इस बात को मान रही हैं कि ये घटनाएं पहले भी घटी हैं और अभी भी घट रही हैं, लेकिन ये घटनाएं ना घटें इसके लिए आगे क्या कुछ रणनीति होगी सरकार की, ये महत्वपूर्ण है। उदित घिल्डियाल जी का रुख कर लेते हैं। उदित जी, जो कमलेश जी कह रही हैं कि लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से जो कोशिशें हैं पहले से और अब में काफी जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है, आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। सोनी जी देखिए, दो मूलभूत सेवाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण जो कि कहीं भी जिसके लिए कि लोग रुकते हैं, एक है शिक्षा, दूसरी है चिकित्सा। शिक्षा का भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है पहाड़ पे, हर कोई नीचे आना चाहता है। और चिकित्सा की ये स्थिति है, कोई भी सरकार हो, चाहे वो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज का अर्थ होता है उसमें संपूर्ण सब कुछ, सारी फैसिलिटीज हैं जो एक मेडिकल, एम्स एक मेडिकल कॉलेज है, दून हॉस्पिटल अब मेडिकल कॉलेज जो बदल गया है। तो श्रीनगर और अल्मोड़ा दो मेडिकल कॉलेज हैं और यहां से रेफर होते हैं डॉक्टर मरीज देहरादून के लिए, यहां से रेफर होते हैं एम्स के लिए। ये ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? जब अगर उसे एम्स जाना ही है तो बीच में मेडिकल कॉलेजेस का क्या मतलब है? सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि मेडिकल कॉलेजेस को स्ट्रेंथन करें, जो मेडिकल कॉलेज का मतलब होता है, और दूसरा उनको पीएचसी सीएचसी के साथ में कनेक्ट करें। ये मैं बार बार कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के समय का आप जब देखेंगे तो सीएचसी पीएचसी भरे रहते थे। क्या वो मेडिकल के अभाव से लोग भाग रहे थे? नहीं। तो आज भी प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए, कर रहे हैं कोशिश, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि आप आज कई गांव में सड़क पहुंच चुकी है लेकिन लोग निकल चुके हैं, गांव खाली हो चुके हैं। तो अब वो सड़क पे केवल बजट चलता रहेगा, हर साल उस पे कभी उसकी कारपेटिंग होती रहेगी, कभी कुछ होता रहेगा, कभी मलबा गिरता रहेगा। गांव में कोई नहीं है जिनके लिए वो सड़क बनी थी। इन हॉस्पिटल्स की स्थिति ऐसी ना हो जाए कि ये हॉस्पिटल केवल एक भूताल से बने रह जाएं, जितने भी हमारे पीएचसी सीएचसी हैं। तो किसी भी सरकार की प्राथमिकता, और वर्तमान में तो डबल इंजन सरकार है तो प्राथमिकता होनी चाहिए। और मोदी जी उत्तराखंड की ओर देख रहे हैं, हर रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल, देवभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के भी बेहद करीब है। जिस तरीके से यहाँ पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत काम किया जा रहा है, या जो व्यवस्थाएं वाकई चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए उस दिशा में कितना काम किया जा रहा है, इसको लेकर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कि आखिर पर्वतीय क्षेत्रों का विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ। हालांकि सत्ताधारी का ये मानना है कि लगातार विकास की दिशा में काम किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आप प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं विपिन खन्ना जी का। विपिन खन्ना जी, आप कमलेश जी को सुन पा रहे होंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब पहले पहाड़ी क्षेत्रों में जो है विकास नहीं था और पहले से अब में क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है। हालांकि हकीकत सामने है। सोनी जी, मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही कि आप क्यों कह रही हैं विकास नहीं हुआ। अभी इतना लंबा चौड़ा भाषण भारतीय जनता पार्टी की हमारी बड़ी बहन कमलेश अमन जी ने दिया और आंकड़ों के साथ आपके सामने वो आई हैं। उन्होंने कहा डॉक्टरों की भी कमी नहीं है, दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कें भी जा चुकी हैं, हॉस्पिटल भी खुल चुके हैं, दवाइयां भी उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी उपलब्ध है, एक्सरे मशीनें भी उपलब्ध हैं। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो मरीज स्वास्थ्य अभाव में दम तोड़ रहे हैं, जो मरीज सड़क ना बनने के कारण चारपाई पे उनको 4 लोग नीचे लेके आ रहे हैं, वो लोग कौन हैं? वो हमारी बहनें कौन हैं जो सड़क प्रसव पीड़ा के कारण जिनको हॉस्पिटल नहीं मिलता और वो सड़क पर प्रसव करने को मजबूर हो जाती हैं, वो लोग कौन हैं? मुझे लगता है उत्तराखंड के बाहर के वो लोग हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी बोल रही थी कि सब कुछ चंगा सी, इन्होंने प्रधानमंत्री जी की एक बात रट रखी है कि सब कुछ चंगा सी। लेकिन जब हम सड़क पर बात करते हैं और सामने चीजों को देखते हैं तो चीजें विपरीत समझ में आती हैं। अब ये फर्जी आंकड़े लेके आते हैं और यहाँ पर आकर पढ़ देते हैं। अब ये कहते हैं रोजगार मिल रहा है इन्वेस्टर समिट से। मुझे बताइए, एक आंकड़ा यहाँ पर अगर ये पेश करें
कि करोड़ों रुपए जो इन्वेस्टर समिट में खर्च हुए हैं उसमें एक भी रोजगार अगर उत्तराखंड के युवाओं को मिला है तो वो बताएं, कौन सी सड़क आपकी दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच गई है, कौन सा हॉस्पिटल खुल गया है, कितने डॉक्टर पहुंच गए हैं। तो अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मुझे लगता है जो वो लोग हैं या आपकी रिपोर्ट गलत है। मुझे लगता है आपको किसी ने कहीं किसी और क्षेत्र की वीडियो भेज दी है। हकीकत पर बात क्योंकि करते आपने हैं इस लिमिट को रख लिया विपिन है। खन्ना जी, हकीकत पर बात करते हैं। आंकड़े कुछ भी कमलेश जी ने गिनाए हों, लेकिन आंकड़े हमारे पास भी हैं, जिन आंकड़ों का हमने जिक्र किया और उसका जवाब मांगा। अगर बेहतरी और बेहतर होने का दावा किया जा रहा है तो जो आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, या ये कहा जाए कि पलायन आयोग की जो रिपोर्ट आई है या तो फिर वही गलत होगी, इस आधार पे गलत हो सकता है। लेकिन आंकड़े कभी झूठे नहीं होते, क्योंकि हम सत्य के आधार पर यहाँ डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं, बकवास करने के लिए नहीं। मनीष जी, एक पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, अगर पलायन आयोग की रिपोर्ट की बात आप करते हैं तो इनसे ये पूछिए, वो पलायन आयोग खुद पहाड़ से पलायन करके देहरादून में पड़ा हुआ है। उसने अब तक केवल और केवल सरकार के लिए सफेद हाथी का काम किया है, केवल वो खा रहा है, इनको दे कुछ नहीं रहा है। पलायन आयोग खुद, उत्तराखंड का पलायन आयोग देहरादून में पहाड़ से पलायन करके देहरादून में उसने ठिया अपना जमा रखा है। कमलेश जी, इस बात का जवाब है क्या? जी कमलेश जी, जी इस बात का जवाब है क्या? देखिए, मैंने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें विकास की अभी बहुत जरूरत है और आगे भी जरूरत पड़ी। लेकिन सरकारें बिल्कुल अपने तरीके से काम करती हैं और कितना समय और ऐसा गलत नहीं है। देखिए आरोप, मैंने कहा ना कि विपिन खन्ना जी को तो हरिद्वार से आगे आम आदमी पार्टी को पहुंचाया ही नहीं है, जीरो पे लाके जमानत भी जब्त कर दी। ये क्या बात करेंगे उत्तराखंड की? दूसरी बार अगर सरकार बनाई है, जनता ने उम्मीदें आपसे हैं, उम्मीदें आपसे हैं, सत्ता में आप हैं, डबल इंजन की सरकार है, जिम्मेदारी डबल हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए, बेहतर शिक्षा देने के लिए, पहाड़ों तक पलायन रुके इसको बेहतर करने के लिए, तमाम ये ऐसी चीजें हैं इस प्रदेश के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी कर रहे हैं। रही बात अभी चक्रोता की भी अभी कर रहे थे कि वहां पर इस तरीके की, तो मैं एक बात बताइए, 18 वहां पर चुनाव हो चुके हैं, धामी जी के गृह जनपद की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। वहां पर भी लोगों के पास सड़क नहीं है, सड़क के अभाव में हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। धामी जी के गृह जनपद की बात हम आपको बता रहे हैं, जिन धामी जी की आप तारीफ कर रही है। आम आदमी पार्टी को तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के बारे में कहने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि आपने तो पहाड़ों की बात नहीं करी। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के बारे में कहने का अधिकार ही नहीं है, और इसीलिए शायद आपको जीरो पे लिया है, इसीलिए जनता आपको शायद जीरो पे लिया है। अगर आप पहाड़ों की बात करते हैं, पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति की बात करते हैं, तो शायद जनता आपको कहीं ना कहीं 1-2 सीटें दे देती। लेकिन मैं दूसरी बात करूंगी, मैं देखिए इस बात पे नहीं जाऊंगी जो विपिन जी कह रहे हैं या मैं कह रही हूँ कोई। कमलेश जी, जवाब अभी भी नहीं मिला, सरकार का जवाब अभी भी नहीं मिला। कमलेश जी, पलायन आयोग खुद पलायन कर गया पहाड़ों से, इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिला। देखिए, युवा को और भी बेहतर चाहिए, युवा को चाहिए कि विदेश में जाना। अब विदेश तो उठ के पहाड़ में नहीं आएगा ना, जाहिर सी बात है कि युवाओं को विदेश में जाना ही पड़ेगा। युवाओं को अच्छी बेहतरीन उच्च शिक्षा लेने, जब रोजगार अपने ही राज्य में अवेलेबल होगा तो क्यों विदेश जाएगा युवा? थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि जब तक हमारे विधायक मंत्री अपने गृह जनपद में, अपने विधानसभाओं में रहेंगे नहीं, वही पलायन करके अगर उत्तराखंड देहरादून के अंदर निवास करेंगे, तो मुझे लगता है कि पहाड़ों का पलायन कभी नहीं रुकेगा, पहाड़ों में विकास भी नहीं पहुंच पाएगा। तमाम ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे विधायक मंत्रियों को वहां रह करके लोगों की, जनताओं की भावनाओं को देखना चाहिए। ये चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकार में बहुत अच्छे काम हो गए और भाजपा की सरकार तो फिर भी पहाड़ों तक पहुंचने का काम कर रही है, स्वास्थ्य देने का काम कर रही है। ठीक है कमलेश जी, फाइनल कमेंट पीसी थपलियाल जी का ले लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, जिस तरीके से कमलेश जी की बातें आप सुन पा रहे हैं, और अभी सोशल एक्टिविस्ट ने भी कहा कि सीएससी और पीएचसी से मेडिकल कॉलेजों को जोड़ देना चाहिए, क्या इससे समस्या का समाधान निकल आएगा? देखिए, समस्या का समाधान निकलना असंभव हो चुका है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। उत्तराखंड जिस तरह से उत्तर प्रदेश अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता जा रहा है, लेकिन हमारी 23 साल में दिन प्रतिदिन हमारी अर्थव्यवस्था
खत्म होती जा रही है। इसलिए हमें दिल्ली के भरोसे रहना पड़ रहा है, और दिल्ली के जो मठाधीश है वे अपनी राजनीति की प्रयोगशाला उत्तराखंड को बना गए हैं। उनकी तरफ से तो भाड़ में जाए जनता। अब जनता जो डिपेंडेंट्स है, अभी आपने देखा होगा कि इवन जो देहरादून में भी गरीब तबका है वो त्राहिमाम कर रहा है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। उसको ये तो कहीं एडमिशन मिलने बहुत कठिन होता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास में मुझे लगता है दिल्ली तक यहीं से रास्ता जाएगा दिल्ली तक, और दिल्ली से हो सकता है कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं कि हो सकता है इस समस्या का समाधान निकलकर सामने आए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि एक बुजुर्ग की जान चली गई और अभी भी पर्वतीय क्षेत्रों का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। 13 एमएलसी सीटों पर चुनाव की घोषणा हुई है। बड़ी और अहम खबर, 4 मार्च से नामांकन शुरू होगा। 11 मार्च नामांकन की अंतिम तारीख। बारह मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। बड़ी और अहम खबर, 21 मार्च को वोटिंग होगी। तो 13 एमएलसी सीटों पर चुनाव की घोषणा। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 4 मार्च से नामांकन शुरू होगा और 11 मार्च अंतिम तारीख है, यानी कि 11 मार्च तक नामांकन किया जाएगा। 13 एमएलसी सीटों पर चुनाव की घोषणा। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।